ये फुल कैसे होगा? ये होगा, इधर से होगा। भाई अभी नहीं करना अपडेट यार, हम लोग चोरी के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तानी जो हैं वो ख़रीदते कहाँ हैं सॉफ्टवेयर? चलो भाई कल का थोड़ा सा रिकॉल कराओ। इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ, गुड। इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं जी? इकोनॉमिक एजेंट सर इट वुड बी, नहीं वो तो तुम उसकी उसकी डिटेल बता रहे हो। इकोनॉमिक एजेंट क्या है? इकोनॉमिक एजेंट एक्टर और अ डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। कितने इकोनॉमिक एजेंट हैं? और बोलो कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म और फॉरेन सेक्टर। ठीक है जी। उसके बाद इनके इनके आपस के बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकते हैं। बिल्कुल हम मोहम्मद हुसैन, सॉरी हसनैन मोहम्मद हसनैन, बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकते हैं बेटा, अभी दे रहे हैं। तो हमने कल 4 इकोनॉमिक एजेंट को पढ़ा। दैट इज हाउस होल्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर फर्म। अच्छा सर, अब कैसे रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फर्म कैसे रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहा है? मैं ऐसी इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, या कराची में ऐसे कई इदारे हैं जो बिजनेसेस हैं, अब वो चाहे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों या सर्विस बेस्ड इंस्टीट्यूशन हो, या तो यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अब ये भी एक कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है रिसोर्स का, हम उसमें पढ़ेंगे। तो जैसे मिसाल के तौर पे ये जो ARTT बिजनेस स्कूल है, इसने जगह रेंट पर ली है ना, डिफरेंट तरह की लेबर को एक्वायर किया। अच्छा, ये सारे काम कर कौन रहा है? ये सारे काम कर रहा है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ही इज द वन हु टेक द डिसीजन क्या करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अहमद रजा मीर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके साथ जो अहमद के साथ और जो लोग हैं, जैसे आकाश है, हुदैद है, मैं हूँ, साद अल्ताफ़ है, हम में से भी कई सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये भी तो हो सकता था कि हम यहाँ एक ऑडिट फर्म चला रहे होते। सो एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड किया कि नहीं जी, वी प्रोवाइड सर्विसेज। ऑडिट फर्म भी तो सर्विसेज देती है सर, लेकिन हम कैसी सर्विसेज देंगे? हम एजुकेशनल सर्विसेज देंगे। हम ऑडिट एश्योरेंस का काम नहीं करेंगे, हम कंप्लाइंसेस पे नहीं जाएंगे, हम बिजनेस कंसल्टेंसी नहीं करेंगे, हम और कोई काम, हॉस्पिटल नहीं है ये हो सकता है कोई, जैसे नीचे देखो एक है ना, एक इंस्टीट्यूट, आप नीचे जब चढ़ते हैं स्टेयर से ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे ऑर्थर लॉरेंस है ना, वो क्या करता है? वो अकाउंटिंग, आउटसोर्स अकाउंटिंग मॉडल को डिज़ाइन कर रहा है। यानी कि कंपनीज बैठी हुई है बाहर, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करवाती हैं इनसे। कुछ ऑडिट वहाँ करवाती होंगी, उनको वहाँ महंगा पड़ता है तो उन्होंने आउटसोर्स किया। तो ये अपनी टेक्निकल असिस्टेंस जो ऑडिट एश्योरेंस की अकाउंट्स के वो दे रहे हैं। तो हमारे एंटरप्रेन्योर ने ये डिसाइड किया कि हम ये एजुकेशनल सर्विसेज देंगे, उस तरह की लेबर एक्वायर की, उस तरह की जगह एक्वायर की, है ना, और उसके ऊपर उतना ही कैपिटल लगाया। अब ये जो फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है ना। अच्छा, इस तरह का फर्नीचर अगर मैं रेस्टोरेंट में रखूं तो चलेगा भाई? नहीं। तो जैसा बिजनेस वैसी इन्वेस्टमेंट। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? या एंटरप्रेन्योर डिसाइड कर रहा है, उसकी टीम डिसाइड कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, दोज हु आर नाउ सपोज टू बी डिसाइडेड। सो सर, बिजनेस क्या करेगा? डिफरेंट तरह के इनपुट रिसोर्सेस को एक्वायर करेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिजायर अमाउंट ऑफ आउटपुट। जैसे ये इदारा कर रहा है, जैसे टोयोटा कर रहा है, जैसे यूनिलीवर कर रहा है, जैसे PSO कर रहा है। अब हर बिजनेस ने अपने लिए एक मॉडल डिजाइन किया हुआ है कि हमने क्या प्रोविजन देना है, किस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। अबे यार रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा यार, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? मैं क्या कह रहा हूँ? तो सर, ये जो आपका सवाल था ना हसनैन, आपका जो सवाल था बेटा, क्लियर हो रहा है? तो सर, बिजनेस हमने हाउस होल्ड को पढ़ा, हमने फर्म्स को पढ़ा, इदारे, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो क्या हैं? ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आइदर फॉर प्रॉफिट मोटिव और फॉर सर्विस मोटिव। बट दुनिया में यूजुअली जो बिजनेसेस हैं, दे आर प्राइमरली वर्क फॉर सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब वो कुछ भी करें, वो पिन से लेके एरोप्लेन तक वो कुछ भी बना दें, कुछ भी करें, गुड्स प्रोवाइड करें, सर्विसेज करें, एक्सप्लोरेशन का बिजनेस करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, व्हाटएवर दे हैव बीन डन, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। इससे आगे तो कोई मकसद नहीं ना बेटा। टोयोटा गाड़ी बनाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है? गाड़ी बना के देना? नहीं, गाड़ी बनाकर प्रॉफिट कमाना है।
यूनिलीवर कंज्यूमर गुड, एफएमसीजी है ना, ये जो सोप है, शैम्पू है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, वॉशिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, वो इससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम भी बना रहे हैं और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो अपनी सर्विसेज दे के लोगों को बना रहे हैं, मतलब क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बना रहे हैं और उससे अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो सर फातिमा पूछ रही किसको बना रहे हैं, ये कमाल है बाजी, पता ही नहीं चल रहा है लोगों को कि किसको बना रहे हैं। ये कमाल है। ठीक है, तो सर हर इदारा, हर इंस्टीट्यूट, उसका ऑब्जेक्टिव चाहे प्रॉफिट जनरेट करना हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो अपनी जो प्रोविजन दे रहे हैं सोसाइटी को, याद है ना आपने कल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ताकि सोसाइटी का बैलेंस मेंटेन रहे, सोसाइटी इंडिपेंडेंसी पर आए, उसको रिक्वायर्ड डिजायर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलती रहे। फिर गवर्नमेंट है जो सारे सिस्टम को न्यूक्लियस की तरह चला रही है। जैसे हमारी बॉडी कैसे बनी, सेल से बनी ना, बायोलॉजी पढ़ के आ रहे हैं तो पता होगा ना। इसी तरह उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इसी तरह जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन है, मोटा मोटा समझें तो, अगर अब मेरा ब्रेन काम करना बंद कर दे तो भाई तो सारी चीज़ें बेकार हैं। मैं किस तरह का गेस्चर दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कहाँ देख रहा हूँ, किसे देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, इसके पीछे क्या है, तो मेरा ब्रेन ही तो है। तो इसी तरह सोसाइटी किस नॉर्म्स को फॉलो करेगी, उसकी डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, क्या लॉज हैं, एक्सरसाइज क्या है, किस कस्टम को फॉलो करेगी, कौन डिसाइड करता है, दैट वुड बी द गवर्नमेंट, स्टेट। समझ ना मेरी। और स्टेट अपनी मशीनरी के थ्रू कर रही है, और स्टेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन एंगेजमेंट करती है। स्टेट के जो इदारे हैं, सबसेट हैं, जो डिफरेंट बॉडीज उसने बनाई हुई हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रही है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट जनरेट करना नहीं। फिर फॉरेन सेक्टर, ये कलेक्टिव ग्रुप है इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस का, जो क्या कर रहा है, बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री या तो बाय या सेल या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही है ना। उसके बाद हम आगे चले तो हमने 2 सेक्टर डायग्राम पढ़ी थी, है ना। आज इसको मतलब वो यार ये स्टैटिक क्यों आ रहा है, ये मतलब ये वो क्यों नहीं आ रहा, वैसे क्यों आ रहा है, ये मतलब स्लाइड्स क्यों नहीं चल रही हैं। अब ये ओपन है क्योंकि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना। तो अब ये क्लोज और ओपन क्या है, बच्चे ने बात छेड़ दी। अब ये क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी का मॉडल क्या है कि देखिए, जब हम अपनी इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंगेजमेंट को ले लें, अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को ओपन कर दें फॉर ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो दैट व्हाट इट इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। और अगर हम अपनी बाउंड्री को बंद कर लें कि नहीं भाई, वी नीदर इंपोर्ट और इधर एक्सपोर्ट्स, हम सेल्फ डिपेंडेंसी पर, ऐसे दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं है इस वक्त। दुनिया का कोई मुल्क इस वक्त ऐसा नहीं है, यार दिनेश को बुला ले प्लीज। दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक्त ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम सेल्फ रिलायंस पर एक्वायर करते हैं और भाई हमें ना ज़रूरत है इंपोर्ट की। ना भाई, अब दुनिया का हर मुल्क डिपेंडेंट है, हर मुल्क। अभी देखो ना, अभी थोड़ी सी वॉर हुई, सारी ट्रेड जैसे रुक सी गई, पेट्रोल की शॉर्टेज होने लगी, भाई सब दुनिया जुड़ी हुई है आपस में। तो ये जो अमेरिका बहादुर बीच में पड़ के जंग खत्म, उनको पता है क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, सबसे बड़ी इकोनॉमी तो उनकी है, तो उनकी इकोनॉमी हिट होने लगी तो भाई यार नहीं, बंद करो भाई, इसको ख़त्म करो। अफगानिस्तान वॉर क्यों ख़त्म हुई, क्यों शुरू हुई और क्यों ख़त्म हुई, सब बिजनेस है यार। वॉर इज ऑल अबाउट बिजनेस। आपको क्या लगता है ये जो वॉर होती है बड़ी भाई, ये जज्बा वज्बा ये सेकेंडरी है, अब ये सब बिजनेस है। दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज में जैसे है ना, इंडस्ट्री फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज है ना। अब फाइनेंशियल सेक्टर में सारे बैंक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े। यार दिनेश, ये फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा बॉस। तो मेरे बच्चों, ये जो इस वक्त जिस दुनिया में मैं और आप हैं ना भाई, ये इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। ये जो कुछ होता हुआ मुझे और आपको नज़र आ रहा है, मुझे और आपको लगता है चीज़ें इतनी आसान और सिंपल हैं, ये ऐसा है नहीं। इसके पीछे बड़ी सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो दुनिया को चला रहे हैं। वैसे तो हम मुसलमानों के अकीदे से अल्लाह सुब्हानहू ताला चला रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन इंसान के हाथ में इख्तियारात दिए ना अल्लाह ने, सही गलत अच्छा बुरा, ये तो सब इंसान कर रहा है। ठीक है, तो अल्लाह तो नहीं चाह रहे कि जंग हो और कौमें आपस में लड़ें और लोग मरें भाई। तो इसमें कोई ना अल्लाह का फ़ायदा ना अल्लाह का नुकसान है। आप किसी भी रिलीजन से हों, वो आप उस रेफरेंस में बात कर सकते हैं। ये तो इंसान कर रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात। अफगानिस्तान में जो जंग हुई, फिर ख़त्म हुई, फिर ईरान के साथ जो भी कन्फ्रंट्रेशन है, ये सब बिजनेस है। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज। सो ये रिसोर्स है क्या, रिसोर्स किसे कहते हैं? अच्छा, बिजनेसेस हो, हाउस होल्ड हो,
इंडिविजुअल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फॉरेन सेक्टर हो, यही चार इकोनॉमिक एजेंट मिलकर इकोनॉमी का मॉडल कंप्लीट करते हैं। हम सारे के सारे इकोनॉमिक एजेंट डिपेंडेंट हैं रिसोर्सेस के। अभी लाइट चली जाए हम रुक जाएंगे, है ना, इंटरनेट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए, डीसी हो जाए, क्लास रुक जाएगी। हम रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट हैं। सोचो एक दिन पेट्रोल ना हो पाकिस्तान में क्या होगा, तो सारी एक्टिविटी रुक जाएगी, कितनी मुश्किल हो जाएगी। सारे बिजनेस, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी ना हो पूरे पाकिस्तान में क्या होगा सर, पूरे बैंक्स बंद हो जाएंगे, सारा अब तो सब चीज़ें चली गई ना ऑनलाइन के ऊपर, सारा एविएशन रुक जाएगा, जहाज़ कैसे उड़ेंगे, मतलब सब रुक जाएगी, पूरा पूरा आपका जो मॉडल है वो स्टिल वो हो जाएगा अलाइव, कुछ हो स्टैंड स्टिल हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप। तो सर हम रिसोर्सेस पर डिपेंडेंट हैं। रिसोर्स होता क्या है, हर वो चीज़ रिसोर्स है जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे। रिसोर्स क्या है, थिंग्स विथ वैल्यू owned by the entity or business or individual or household which are expected to provide future economic benefit। हर वो चीज़ हमारा रिसोर्स है जो हमें आने वाले कल में क्या देगा भाई, फ़ायदा देगा। आपका बैग, आपके शू, आपके कपड़े, आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी जेब में पड़े हुए पैसे, आपका आप स्टेशनरी, ये सब क्या है, ये आपका रिसोर्स है। हमारे इदारे में जो कुछ है सर, ये लैपटॉप, ये एलईडी है ना, ये सारा ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, ये लाइट्स, ये कैमरा, ये सब क्या है, ये हमारे रिसोर्स हैं। ये फर्नीचर, ये बिल्डिंग, ये मशीनरी, ये इक्विपमेंट, ये हमारे रिसोर्स हैं। हमारे काउंटर्स में पड़ा हुआ कैश, ये हमारा रिसोर्स है। सो हर बिजनेस, हर इंडिविजुअल, हर हाउस होल्ड, हर गवर्नमेंट बगैर रिसोर्सेज के इन सब में से किसी का भी गुजारा नहीं है। सो व्हाट रिसोर्स इज ऑल अबाउट, इट इंक्लूड्स ऑल मटीरियल एंड नॉन मटीरियल थिंग, सुन रहे हो, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। मटीरियल मीन्स टेंजिबल, नजर आने वाली चीजें, ठीक है। नॉन मटीरियल का मतलब क्या है, इनटेंजिबल, जो नजर नहीं आती, जैसे इंटरनेट का कनेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल मटीरियल एंड नॉन मटीरियल थिंग्स दैट वी यूज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर अनलिमिटेड वांट्स, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड रिसोर्स। समझ रहे, क्लियर है। तो रिसोर्स क्या है, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, भरोसा करें, मैं कुछ नहीं कर रहा, बंद करो आंखें और सोचो तुम्हारे घर में क्या कुछ है जिसे तुम और तुम्हारी फैमिली मिलकर इस्तेमाल करती है, यूज करती है फॉर सेक ऑफ देयर ओन बेनिफिट, फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, रिक्वायरमेंट्स, अपने जाती मफाद के लिए। क्या कुछ है जरा बताना तुम्हारे घर में, सोचो, बताओ, खोल दो। तुम तो कुछ ज़्यादा डीप सीक में चले गए दादा, क्या देख रहे थे, शट डाउन किया था सिस्टम, जल्दी बताओ। हाँ, रेफ्रिजरेटर है, और वॉशिंग मशीन हो नहीं सकती है, और फर्नीचर है सर, मशीन्स, डिफरेंट तरह की मशीन्स हैं, घर की ग्रॉसरी है, हमारे कपड़े हैं, है ना, हमारा जो और एसेसरीज जो हम यूज़ करते हैं, ख़वातीन का कॉस्मेटिक, ये सर सब हमारे रिसोर्सेज। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, जब आपके घर में मेहमान आए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेहमान है, कल आप थी क्लास में, बानो नहीं थी ना तुम कल क्लास, तो बानो खाला अच्छी लगती है पप्पो, कौन, खाला पप्पो, खाला अच्छी, अम्मी की तरफ हो, खाला अच्छी लगती है। अब खाला आ गई, ठीक है, अम्मा ने बोला बिठाओ भाई बिठाओ, खाला को बिठाओ, ड्राइंग रूम में बिठाओ, एसी चलाओ, आपने एसी चलाया, खाला को बिठाया, पानी का ग्लास दिया, टिश्यू पेपर रखा सामने। अब खाला टिश्यू पेपर का बॉक्स उठाएं और उसमें से एक फ्लैप निकालें और फेंक दें, ऐसे, फिर एक फ्लैप निकालें और फेंक दें। इदारा मुझे बाहर फेंक दे इसलिए मैं दूसरा नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन बाहर एक फ्लैप और निकालें और फेंक दें, और ऐसा करते रहें और पूरे कमरे में फैला दें। आप भागती भी जाएंगी, क्या बोलेंगी, अम्मी पता नहीं खाला को क्या हुआ, आई मैंने एसी वेसी चला दिया, पानी दिया, वो टिश्यू पेपर एक एक करके निकाल के फेंक दिए। अम्मा भागती आएंगी, फरजाना पागल हो गई, क्या कर रही, लड़की आई है कि जमील से, नहीं ये क्या, छोड़ डब्बा इधर दो। ए भाई 100 रुपये का डब्बा है, बहनों का रिश्ता खराब, लेकिन रोज टोक देंगी, नाराज़ होंगी, कर क्या रही हो ये तुम। भाई इस्तेमाल करें, आप मुंह साफ कर लें, हाथ साफ करें, समझ में आता है, लेकिन ज़ाया क्यों कर रहे हैं, क्यों तकलीफ़ हो रही है, बिकॉज वे आपकी रिसोर्सेज को मिस यूज़ कर रहे हैं। मेहमान आते हैं ना इस तरह से, अभी बकरीद गई उसमें इसी तरह, तो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, उनमें बच्चा आता है एक जहरीला,
आता है ना, साला डाइनिंग टेबल पे चढ़ गया, नीचे घुस गया, पता नहीं प्लेटों को छेड़ रहा है, चम्मच बजा रहा है, गिलास। अब आप उसको प्यार समझाते, नहीं करो बेटा, नहीं करो बेटा। फिर आखिर में क्या होता है, उसको चार्ज करते हैं, आप चाबी देते हैं, क्या करो, नहीं बेटा देखा मैंने, बोला मैंने चोट लगा, आपने चोटी नहीं बेटा, मैं तो हटा रही थी आपको। क्यों बुरा लग रहा है भाई? क्योंकि वो आपके रिसोर्सेस को थ्रेट कर रहा है। आज घर जाना और अपने इंटरनेट का पासवर्ड बाहर दीवार पे बड़ा बड़ा लिख देना। लिखोगे? सर हमारा इंटरनेट है सर, हम क्यों, हाँ मेहमान आते हैं तो हम उनको दे देते हैं पैसे को कि यार ले लो, चला लो थोड़ी देर। कोई पड़ोसी मांगे, यार हमारा नहीं चल रहा, दे देते हैं। फिर अगले दिन क्या करते हैं, अरे हम भर रहे हैं पैसे, तुम्हें क्यों दे दें? सो दैट व्हाट इट इज कॉल्ड रिसोर्स। अब वो चाहे एक पेन हो या घर, इवन आपके घर का डस्टबिन भी आपका जो है ना वो रिसोर्स है। अब्बा की गाड़ी बाहर खड़ी है या बाइक, एक मुस्तैद नौजवान आ जाए, मुस्टंडा बाइक पे बैठे या गाड़ी पे और हिलाना शुरू कर दे उसको ऐसे ऐसे थे, आप क्या बोलोगे उसको? और डू मोर, यस गो, शाबाश जवान, और कर, छत पे चढ़ जा। बोलोगे भाई वो पागल हो गया क्या भाई, नीचे उतरो, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्यों कर रही है? बोलेगा भाई आपकी गाड़ी। बोला हाँ भाई हमारी गाड़ी, हट जा, उधर जा, किसी और गाड़ी पे कर। तो क्यों बुरा लग रहा है? बिकॉज वो आपके रिसोर्सेस को थ्रेट कर रहा है। ये है रिसोर्स, ये है रिसोर्स। अब ये इंडिविजुअल का भी हो सकता है ना, ये हाउस होल्ड का भी हो सकता है, ये फर्म का भी हो सकता है, और गवर्नमेंट का भी। ये जो सारे स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स हैं, है ना, ये किसके रिसोर्स हैं भाई? स्टेट का रिसोर्स है। और अगर हम टैक्स पे करते हैं तो हम इसे ओन करेंगे। हम अपने मुल्क के रिसोर्स को ओन क्यों नहीं करते पता है तुम्हें? क्योंकि हम टैक्स नहीं भरते पाबंदी से। जिन मुल्कों में लोग टैक्स भरते हैं ना, उन नेशन का उनका बिहेवियर अलग होता है। क्यों बाहर लोग नहीं फेंकते कचरा, यहाँ फेंकते हैं। क्यों वो अपने घरों के आगे सफाई रखते हैं? क्योंकि भाई वो सिस्टम को ओन करते हैं। हमारा मुल्क है, हम टैक्स भरते हैं, हमारे पैसे से चल रहा है, हम ना भरते हैं ना हमारा आर्ग्यूमेंट का हक है। ये तो IMF से कर्जा लेके, यूं करके, ये बेच के, वो बेच के, जैसे नहीं है, जैसे अब्बा जो हैं वो अम्मा का जहेज बेच के घर चलाए। तो यही हम तो यही कर रहे हैं अपने मुल्क का, ये बेच दिया, फला एसेट बेच दिया, वो रिकोडेक की माइन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट दे दिया। तो हम तो ऐसे चला रहे मुल्क। हम टैक्स नहीं भरते, हम टैक्स चोर कौम है। टैक्स टू GDP रेशो कम है, और जब गवर्नमेंट टैक्स लेने जाए तो हड़ताल करते हैं, शोर मचाते हैं। भाई कैसे चलाएंगे मुल्क बगैर टैक्स के भाई? कौन दे रहा है एड? वो तो भाई दुनिया में हर जगह टैक्स रेट है। आपको अगर अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो अच्छे पैसे खर्च करने पड़ेंगे यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिस्टम में करप्शन है, ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क बहुत, भाई करप्शन है, लेकिन बहरहाल करप्शन दुनिया के हर मुल्क में है बॉस। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। अमेरिकन नहीं करते करप्शन, चोर है एक नंबर के। UK वाले नहीं करते करप्शन, करते हैं, लेकिन सिस्टम बनते 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 हम वो ना बना रहे ना बनाने की कोशिश कर रहे। रिसोर्स मजीद दो हिस्सों में बटा, एक नेचुरल रिसोर्स जिसे हम फ्री गुड्स कहते हैं, और एक मैन मेड रिसोर्स जिसे हम इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। ठीक हो गई बात? अब वो ये इस कमरे में जो कुछ आपको मेरे और आपके अलावा सब कुछ नज़र आ रहा है, ये सब क्या है मेरा बेटा? ये मैन मेड रिसोर्स है ना, इसे आप इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं, इंक्लूड सर्विसेज एज वेल। सो ये क्या है? ये मैन मेड रिसोर्स है। ज़रा देखना, इससे अब कुछ बातें निकली और कुछ कॉन्सेप्ट निकले, एक एक करके सबको रिक्वायर करेंगे। आइए ज़रा साथ रहिएगा, घर वाले साथ हैं। मेरी आवाज़ कट हो रही है। मेरा नूर फातिमा बाजी, वो थोड़ा सा अपना घर का इंटरनेट चेक करिए। यहाँ से तो सही है, क्या है, फुल है, वॉल्यूम सही है, कनेक्शन भी इंटरनेट का सही आ रहा है, आवाज़ सही आ रही है। जी सही आ रही, सही है। जैन कह रहे हैं, नाफे कह रहे हैं, सही है। बेटा अपना इंटरनेट भी देखें, इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। सो जब मैं बात करता हूँ फ्री गुड्स की, तो अब यहाँ से कुछ पॉइंट निकले। फ्री गुड्स क्या हैं? फ्री गुड्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, जो कुछ नेचर ने मुझे और आपको दिया। हीट, लाइट, है ना, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडर द सरफेस जो कुछ है, ऑयल, कोल, गैस, यूरेनियम, गोल्ड, कॉपर, जो कुछ नेचर ने मुझे और आपको दिया, हीलियम, लिथियम, जो नेचर ने मुझे और आपको दिया, अंडर द वाटर, ओवर द सरफेस, अंडर द सरफेस,
क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर जो कुछ मौजूद है, ये सब क्या है? ये नेचुरल रिसोर्स, ये फ्री गुड्स है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ना हम इसे ख़त्म कर सकते हैं ना हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये नेचर खुद रिक्रिएट करती है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और बिलियंस ऑफ ईयर्स पेट्रोल ज़मीन के नीचे बन रहा है, वो कैसे बन रहा है ये कुदरत जानती है। केमिकल बाउंड्स चेंज होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट मेक हैज़ टू बी कैरी ओवर। हम तो उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ज़मीन के नीचे जो ऑयल, कोल, गैस, यूरेनियम है, ये नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन जब आपने उसमें ह्यूमन एफर्ट लगाया, उसे एक्सट्रैक्ट किया, ज़मीन के नीचे से निकाला, जवान क्लियर है? जब उसे हमने ज़मीन के नीचे से निकाला ना, अब ये नेचुरल नहीं रहा, अब ये मैन मेड बन गया, ह्यूमन एफर्ट लग गया ना। भाई समंदर में मछलियाँ नेचुरल है, लेकिन जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अब ये मैन मेड है, अब आप बेचेंगे, ट्रेड करेंगे, उसको मेडिसिन में यूज़ करेंगे, खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंडस्ट्रीज में जाएगी, ये क्या है? ये मैन मेड हो गया। अब सोलर सुनिएगा मेरी बात, सन है ना, सनलाइट नेचुरल है, लेकिन जैसे ही आप सोलर पैनल लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, खुद ब खुद तो नहीं बन रही भाई, सूरज की रोशनी से खुद बिजली तो नहीं बनती ना। अभी तो अगर मैं सोलर पैनल अपनी छत से उतार दूं तो बनेगी इलेक्ट्रिसिटी? तो नहीं बनेगी ना भाई। सोलर एनर्जी कब बन रही है? जब सूरज की जो रोशनी है उस सनलाइट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? प्लेट्स के थ्रू पावर में। तो ये मैन मेड रिसोर्स हो गया। बोलो 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 बोलो। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। नहीं, नेचुरल रिसोर्स तो है, जैसे सी है, सी के अंदर फिशेज हैं, ये नेचुरल है। अब आप जब एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो मैन मेड बन गया। अब ये टेबल है ना, कौन सा दुनिया का दरख्त है जो ये टेबलें लटकी हुई होती हैं वहाँ पे तरह तरह की? कहीं नहीं लटकी होती, वो तो हम दरख्त से काट के और चीज़ें रॉ फाइबर मिला के पता नहीं क्या कुछ करके प्लाईवुड, चिपबोर्ड है ना, ये सब बनाते हैं, फिर उसको एक कारपेंटर अपना आर्ट स्किल लगा के, दिमाग लगा के फ्रेम देता है, तो ह्यूमन एफर्ट लगा। अब ये मैन मेड है, अब इसे आप नेचुरल रिसोर्स नहीं कह सकते। और डेफिनेटली हर चीज़ तो वजूद तो वो ओरिजिन तो उसका यही है, वो नेचर से ही निकली है। इंसान खुद, हमारा अपना जो रिलीजन है मुसलमानों का, हम कैसे बने? नेचर से बने। मतलब वैसे तो आप वो बायोलॉजिकल प्रोसेस एक अलग है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने कैसे बनाया? आदम को कैसे बनाया? अब्बा जी को 4 चीज़ों से बनाया ना, केमिकल जो कॉम्पोजिशन है, आग, हवा, पानी और मिट्टी, इसी से तो बनाया है इंसान को। इसीलिए हमारी बॉडी में सब कुछ है। आप देखें हर तरह का केमिकल हमारी बॉडी में, पता है आपको? ये यूरेनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, जिप्सम है, चौक है, कैल्शियम है, हर तरह का हर केमिकल जो दुनिया में वो हमारी बॉडी में, क्योंकि हम मिट्टी से बने। पानी है, एनर्जी है, हीट नहीं है, आप रब करें तो सब कुछ है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम भी बुनियादी ओरिजिन तो हमारा वहीं से, बायोलॉजिकल प्रोसेस अलग। ऐसे देखेंगे तो ये है, लेकिन जो चीज़ें इंसान बना रहा है, जैसे ये कैमरा है, ये लाइट लगी है, ये एलईडी है, ये लैपटॉप है, मेरा फ़ोन है, पानी की बॉटल है, मेरे कपड़े हैं, ये मैन मेड रिसोर्स है। तो देखिए क्या है, फ्री गुड्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। यूरेनियम भी भाई ज़मीन से निकलता है बाजी। यूरेनियम में इतने सारे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिए? पढ़ा हुआ है तुम्हारे पास? ये तो इंसानों ने ड्राइव किए हैं और अब उसे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो मीडियम डिजाइन किया ना, ग्रेविटी इंसान ने थोड़ी ना क्रिएट की है। रेजेस तो थी, आइडेंटिफाई किया, डिस्चार्ज ट्यूब में डाल के। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, देखो मैं शुरू में केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, आप समझ रहे मेरी बात? तो वो तो इंसानों ने ड्राइव किया ना। देखो जब मैं और आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर मुझे और आपको क्या देता है? दवाई। दवाई होती क्या है पता है तुम्हें? दवाई क्या है? बायोलॉजी पढ़ा है तुमने? मेडिसिन क्या होती है? केमिकल कंपाउंड। हम बीमार कब होते हैं पता है आपको? जब हमारी बॉडी में केमिकल डिस्टर्बेंस हो, जैसे वो मुन्ना भाई MBBS में कहता है केमिकल लोचा। और डॉक्टर क्या करता है? उस इम्बैलेंस केमिकल को बैलेंस करता है बाय सपोर्टिव केमिकल्स, कि भाई ये खा ले। वो सॉल्ट ही तो है, मेडिसिन क्या है?
सॉल्ट है यार, सॉल्ट क्या है? केमिकल्स है, कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल। तो हमारी बॉडी पूरी केमिकल पे चल रही है, हम तो कॉम्पोजिशन है ना, हम सारी चीज़ें ही कॉम्पोजिशन है डिफरेंट चीज़ों। ये कैसे बना है लैपटॉप? कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो ये है। अब ये क्या चैट जीटीपी से निकाल ले? अराउंड 0.01% यूरेनियम। क्या चाहिए कि तू एटम बम बना रहे, तेरे घर पे हमला कर देगा मेरे। 1 पाव यूरेनियम। ये देख, इसको देख, फातिमा को देख, अभी 1 पाव यूरेनियम। बाजी तुझे पता है क्या क्या बोल रही है तू? 1 पाव यूरेनियम कहाँ है तुम्हारे अंदर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फ्री गुड्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर एज दीज गुड्स आर प्रोड्यूस विदाउट रिसोर्स यूजिंग स्कैर रिसोर्सेज। यानी कि इनको हम नहीं बनाते, मतलब कि जैसे डिफरेंट चीज़ें जो आपको नजर आ रही हैं इसे इंसान ने बनाया है बाय रिक्वायरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन नेचुरल रिसोर्स क्या है? सेल्फ रिक्रिएटिव है, वो खुद प्रोड्यूस होते हैं। फ्री गुड्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर एज दीज गुड्स आर प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग स्कैर रिसोर्सेज। स्कैर का मतलब लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? दैट्स वाई वी डोंट हैव टू पे प्राइस, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये दो कॉन्सेप्ट निकल कर आए। प्राइस क्या है? प्राइस वुड बी द कंसिडरेशन दैट वी हैव बीन पेड फॉर इकोनॉमिक गुड्स और मैन मेड रिसोर्स। देखो, जो नेचुरल रिसोर्स है वो फ्री है। ये जो लाइट आपको नजर आ रही है, इसके पैसे भरे हैं। सनलाइट के कोई पैसे देता है? मैं बाहर खड़ा हो जाऊं, आ जाओ भाई, ले लो भाई, क्या बेच रहे हो? हवा बेच रहा हूं। दिमाग ठीक है, तो हवा कहाँ से बेचता? हवा बेच सकता है कोई? मतलब ये क्या है? लाइट। तो बोलेंगे पागल है भाई। जो सनलाइट है ना, इसकी कोई प्राइस नहीं। आप जाएं, सी साइड है आपके लिए ओपन है, हाँ हट कराएंगे, हट के पैसे हैं। समंदर में आप नहाते रहें, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, नेचुरल रिसोर्स है। कितने लोग ऐसे हैं जो फिशिंग करते हैं खुद अपने ज़ाती पर्पज़ के लिए, शौक के लिए, थ्रिल के लिए, या स्पोर्ट्स में एज ए स्पोर्ट्स के लिए, या वैसे ही अपने शौक के लिए, या अपनी रोज़ी कमाने के लिए भी करते हैं और वैसे भी करते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी तो बाद में शुरू में जब लोगों ने फिशिंग स्टार्ट की, वो तो ज़ाती इस्तेमाल के लिए था। प्राइमरी यूसेजेस हर चीज़ का ये था कि इंसान अपने सर्वाइवल के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करता था। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आबादी बढ़ती गई, यार ये क्या चीज़ है, ये क्या खाते हो तुम? यार ये मैं फला तरीके से प्रोड्यूस करता हूँ, लाता हूँ, बनाता हूँ ऐसे, तो यार हमें भी तो हमसे ये ले लो, हमसे यूँ कर लो। वो बार्टर सिस्टम कहलाता है, एक बाद में पढ़ेंगे आगे कहीं, ठीक है। सो हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स की कोई प्राइस पे कंसिडरेशन, उसका कोई बदला पे नहीं करते, ये फ्री है। अच्छा, उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है मेरा बेटा? देखो, चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, बताइए मेरे और आपके पास जो पैसे हैं, जो रिसोर्स हैं, वो घर हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, जूते हो, मोबाइल फ़ोन हो, वो अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? हम अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है, लेकिन हमेशा हमारे अंदर एक क्वेश्चन मार्क है, काश ये, अगर ये, मगर वो हो जाए तो अच्छा है। जिस घर में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर है, उससे बड़ा हो तो बुरा मानोगे? जो गाड़ी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, उससे अच्छी, उससे बेहतर हो तो बुरा मानोगे? नहीं भाई, नहीं मानेंगे ना। अल्लाह ने मना किया है अच्छे से अच्छी चीज़ें खाएं पहने, तो हम पूरी ज़रूरत को नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड। ये जो आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे अम्मा अब्बा ने और मेरे माँ बाप ने क्या कुछ सेक्रीफाइस किया होगा इसके लिए? मिसाल के तौर पे, अगर हर महीने आपके ऊपर एवरेज 10,000 रुपये खर्च होते ही होंगे तकरीबन, पढ़ाने में, खिलाने में, कपड़े हैं, कम से कम बता रहा हूँ, नहीं होते। अबे मिसाल दे रहा हूँ, कम से कम ना, हर तरह के बच्चे बैठे ना क्लास में भाई, तो 10,000 रुपये एवरेज आप लगा लें, ठीक है। 12 साल आप गए पढ़ने के लिए, है ना, एक साल में 12 महीने होते हैं, हिसाब लगाएं कितने पैसे खर्च हो चुके हैं आपके ऊपर। तो लाखों, ये पैसे आपके ऊपर ना खर्च करते, वो बचा लेते, घूम लेते, खा लेते, पी लेते, तो क्या होता? तुम फरजाना आया होती, वो शकील कारपेंटर के यहाँ या मैकेनिक के यहाँ काम कर रहा होता। यही होता ना भाई। हम क्या कहते? वो तो आपने ऐसे बच्चे नहीं देखे जिनके माँ बाप उनको एज अ सोर्स यूज़ करते हैं, जा भाई घर में काम करो, चलो भाई जाके मैकेनिक की दुकान में लगे, चलो दुकान पे खड़े हो जाओ, कमा के दे रहे हैं। गरीबों के जो बच्चे होते हैं,
4-4, 5-5 वो क्यों करते हैं कि उनको वो उससे अपनी गुर्बत को दूर करते हैं। हर बच्चा 5-6 हज़ार रुपये महीना 10,000 रुपये लेके आ रहा है, फिर घर में नहीं है, घर में रहेगा तो खाना मांगेगा, बिजली इस्तेमाल करो, घर से बाहर निकालो, खुद भी कमावे, हमारे लिए भी आसानी करो। हम अल्लाह की रहमत है हम हमारे ऊपर कि अल्लाह ने हमारे घर पर हमें ऐसे घरों में पैदा किया कि हमारे माँ बाप ने हम पे पैसे लगाए, खर्च किया, पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं, अभी तक पढ़ा रहे हैं। हमारे माशरे में तो अब्बा बिल्कुल ही अब्बा को गन्ने की मशीन में डाल के बार बार पहले उसका जूस निकालते हैं, फिर जूस से भी नहला देते हैं, फिर डालते हैं मशीन के अंदर। वो बड़े भाई को भी पढ़ाएगा, छोटी बहन को भी पढ़ाएगा, छोटे भाई को भी पढ़ाएगा, उसके बाद वाले को भी पढ़ाएगा, शादियां भी कराएगा, एक को डॉक्टर बना रहा है, एक को चार्टर अकाउंटेंट बना रहा है, किसी को इंजीनियर बनवाने के चक्कर में यार इनकी ज़िंदगी बेहतर हो। कितना मुश्किल है यार, आप सोचो यार। तो आप ब्लेस्ड किड्स हैं, दोज हु आर नाउ सपोज्ड टू बी हैव द फैसिलिटी दैट कि आप पढ़ रहे हैं इन हालात के अंदर। इतनी महंगाई, इतने सब, अम्मा अब्बा की तो खिदमत किया करो भाई। ये निकालो बाजी, निकालो टाइम। फ़ोन किया, पूछा क्या हाल है अब्बू, खैरियत से हैं, कैसे हैं, खाना खाया आपने? अब्बा बोले पागल हो गया क्या बेटा, तबीयत ठीक है? आप बोलो नहीं अब्बू ऐसे ही आपके लिए पूछ रहा हूँ। भाई बाप को तो बिल्कुल लफे टफ कर दिया, बिल्कुल जा भी जा, सुबह जा रात में आ जा, टहला मैला। ये कौन सुबह जा रहे बेचारा तैयार हो गए, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ पढ़ाते हुए, नहीं बच्चों को सुबह जा रहे होते हैं, अब्बा छोटा होता है वो देख रहा होता है, और अच्छा साफ़ सुथरा आदमी कौन है यार, रात में आ रहा अजीब टेढ़ा मेढ़ा यूँ हूँ, अम्मी क्या है साला, कौन है अम्मी जी, साला सुबह आता रात में आता, पागल मेला, ये है कौन? ये बाप है तुम्हारा? अच्छा अब्बू ठीक है, कपड़े बदल यार जाके। वो भी उस बेचारे की ज़िंदगी देखे आप, और अम्मा बेचारी घर में लगी पड़ी। तो भाई मेहरबानी है उन लोगों की जो आपको इतनी मुश्किल हालात में भी पढ़ा। सो कहीं ना कहीं जब कुछ हम एक्वायर करते हैं ना, उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया। द सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक डिसीजन इन टर्म ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। भाई मैं और भी तो कोई काम कर सकता था ना, किसी जगह जॉब कर सकता था, कोई बिजनेस कर, मैंने वो सब कुछ सेक्रीफाइस किया बिकॉज मैं ये पढ़ा रहा हूँ। अहमद जो पढ़ा रहा है भाई फर्म भी तो ज्वाइन कर सकता था ना, उसने अपनी फर्म की सैलरी सेक्रीफाइस की इन ऑर्डर टू अर्न दिस जो वो अभी जनरेट कर रही है। हर एक इकोनॉमिक डिसीजन जो तुम लेते हो उसकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब एक फैमिली ये प्लान करती है कि हम सेविंग करेंगे तो वो अपनी कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करती है, और जब वो ये प्लान करे कि नहीं भाई अब हम खर्च करेंगे, ईद आ रही है, रमजान आ रहा है ना, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, क्रिसमस आ रहा है, व्हेन दे हैव टू मेक अ प्लान कि अब हमने खर्च करना है, तो वो अपनी सेविंग्स को सैक्रिफाइस करते हैं। तो हर एक इकोनॉमिक डिसीजन जो मैं और आप ले रहे हैं, एडमिशन लिया, यहां पढ़ाने आया, हर एक इकोनॉमिक डिसीजन जो मैं और आप जिंदगी में ले रहे हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो फॉरेन सेक्टर हो, दे मस्ट हैव टू मेक इट पे एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ गवर्नमेंट मेक अ प्लान टू इन्वेस्ट, टू एक्सपीडाइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भाई सारे रोड बनेंगे, ये होगा, तो वो तालीम पे पैसा कम खर्च करेंगे, हेल्थ पर पैसा कम खर्च करेंगे। अभी हमें चारों तरफ से थ्रेट है, ईरान के बॉर्डर से थ्रेट, अफगानिस्तान से थ्रेट, इंडिया से मुस्तकिल थ्रेट। तो क्या ख्याल है, अगर हम अपने डिफेंस पे ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो बताओ गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं, जो बजट है, वो लिमिटेड है अनलिमिटेड है? सो इफ गवर्नमेंट हैव टू मेक इट एक्सपेडाइट मोर ऑन डिफेंस, डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या करेगी, सैक्रिफाइस करेगी फंड्स को टू एक्सपेडाइट ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर वो इस पे पैसा लगाएगी तो डिफेंस को सैक्रिफाइस करेगी। सो हर एक इकोनॉमिक डिसीजन, चाहे वो कोई इकोनॉमिक एजेंट हो, व्हेन दे हैव टू मेक अ प्लान टू टेक एनी इकोनॉमिक डिसीजन, हाँ उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट वुड बी द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक डिसीजन, द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक डिसीजन इन टर्म ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, जो मैंने छोड़ दिया। मैं अगर जॉब करता तो कमाता 4 लाख रुपए, मैंने उस 4 लाख को सेक्रीफाइस किया इन ऑर्डर टू अर्न मनी थ्रू टीचिंग,
अहमद फर्म में होता तो शायद 30 लाख रुपए महीना कमा रहा होता या 20 लाख रुपए महीना कमा रहा होता. अहमद sacrificed this money in order to make it earn through this. So चाहे वो बिजनेस, अब टोयोटा गाड़ी बना रहा है तो गाड़ी बना रहे ना भाई, तो अब बकिया दूसरा कोई काम नहीं कर सकते. कोई टायर बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई शू बना रहा है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, तो जो कंप्यूटर बना रहा है वो अब गाड़ी बनाकर कमा, उसने उस बिजनेस को सैक्रिफाइस किया. भाई मेरे पास 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो अब इस 100 मिलियन से क्या कुछ हो सकता है? सब कुछ तो नहीं हो सकता ना. अगर मैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगा रहा हूं तो मैं फार्मास्यूटिकल को सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं आयरन स्टील इंडस्ट्री को सैक्रिफाइस कर रहा हूं, तो मैं अदर ऑप्शंस को सैक्रिफाइस कर रहा हूं. तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक डिसीजन इन टर्म ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, जो छोड़ दिया. सारे पे करते हैं. आपके पास 10,000 है, यू हैव 3 ऑप्शंस. क्या है जी? कपड़े ले लूं, नंबर सेकंड डाइन आउट विद द फ्रेंड्स, ठीक, और तीसरा ऑप्शन क्या है कि भाई एक छोटी सी या टूटी फूटी सी बाइक ले लो ताकि पढ़ाने आने जाने में आसानी हो. 20,000 नहीं, चलो 10,000 नहीं, 50,000 रुपये. कपड़े ले लूँ 50,000 के, या फ़ोन ले लूँ, कपड़े या फ़ोन ले लूँ. अब कपड़े लूँगा तो फ़ोन सेक्रीफाइस हो जाएगा. अच्छा, थोड़े कपड़े, थोड़े पैसों के कपड़े ले लूँ, तो जितने थोड़े कपड़े को पैसे लूँगा ना, तो वहाँ कुछ कपड़े सेक्रीफाइस करके फ़ोन लूँगा. ये इकोनॉमिक, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. हम रोज पे कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर वक्त पे कर रहे हैं whenever we have to make it consume any economic goods. So हर एक इकोनॉमिक डिसीजन की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सो क्या लिखता है वो देखो, दैट्स वाई कह सकते हैं राफे, मतलब ये अगर आप फिलॉसफी में कहना चाहें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन ये वो अम्मी अब्बू वाला मुहावरा नहीं है जो तुम्हें अब्बा ने कल लेक्चर दिया ना. तो जब तुम्हें पकड़ा था रात में मोबाइल देखते हुए, तो अब्बू ने तुम्हें समझाया होगा कि बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कम देखो मोबाइल, सो जाओ. तो ये वो मुहावरा तो है, लेकिन ये इकोनॉमिक रिसोर्स में है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. तो सर जी सर. हाँ बिल्कुल आता है. ठीक है, तो आप रैशनल डिसीजन तो लेंगे ना. जैसे मिसाल के तौर पे अब्बा ने तुम्हें दिए 20,000 रुपये की, यार कज़न की शादी है, ये 20,000 रुपये जो आप वलीमे और बारात की शॉपिंग करके आ गए. अब आप बाजार में अंदर मार्केट में एंटर हुए, आपने वलीमे के दिन मैंने जो है एक अच्छा सा वो पहनना है, पैंट शर्ट पहनना है, उसके साथ कोई अच्छे से स्नीकर्स डाल लूँगा और बेल्ट ले लूँगा. ये 10,000 का पैकेज है, या 15,000 में ये ले लूँगा और 5,000 की एक अच्छी सलवार कमीज कहीं डिस्काउंट में मिलेंगे तो लेकर एक सैंडल अच्छी है उसके साथ पहन लूँगा. अब आप मार्केट में घुसे, आपको एक नाइकी का 20,000 रुपये का स्नीकर नज़र आ गया, तुमने वो ख़रीदा और घर आ गया. अब्बू ने बोला हाँ भाई पैसे दिए थे, लिया है, शॉपिंग कर ली. आपने बोला अब्बू लिया, दिखा क्या है? आप जूते का डब्बा लाए रख दिया सामने, क्या होगा बता? तो ये रैशनल डिसीजन है. तो हम जब इकोनॉमिक डिसीजन करते हैं तो रैशनैलिटी उसके अंदर होती है. रैशनैलिटी क्या है? मैक्सिमम एलोकेशन और द बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज. आगे आएगा ये कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने अभी छेड़ा नहीं, भाई ने छेड़ दिया तो मैं उस पर बात कर दी. तो फ्री गुड्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर as these goods are produced without using scarce resources. That's why we don't have to pay any price and opportunity cost against free goods. मैं शुरू में थोड़ा स्लो हूँ, अभी इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अब वो शुरू की क्लासें होती ना, बच्चे आ रहे होते हैं, तो मैं बहुत तेज़ पढ़ाऊँगा तो वो फिर जो साइंसेज वाले हैं वो थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए वरना पेस बढ़ जाएगा आगे. तो आप भी मेच्योर हो जाएंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ जाएंगे. ये जो अभी भाई कुछ बातें कर रहे हैं रैशनैलिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, इन्होंने पहले कहीं पढ़ रखी होंगी, इसलिए तो मैं इसको बहुत तेज़ नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो नए बच्चे हैं हमारे साइंसेस के, वो थोड़ा सब्जेक्ट से उनकी एक एफिलिएशन हो जाए. देखो टीचर अच्छे बुरे आपको ज़िंदगी में मिलते रहते हैं. हमेशा देखो पढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि आप सब्जेक्ट से एफिलिएट हो. और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट को किससे एफिलिएट कर दूँ, उसको सब्जेक्ट में मज़ा आना चाहिए, फिर वो पढ़ लेता है. फिर मैं पढ़ाऊँ, कोई और टीचर पढ़ाएं, आप बोलोगे यार हमें समझ में आता है सब्जेक्ट, अब पढ़ा दूँ, कोई मुश्किल नहीं. तो एफिलिएशन ज़रूरी है. सो दैट्स वाई वी डोंट हैव टू पे प्राइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगेंस्ट फ्री गुड्स. फ्री गुड्स हैव वैल्यू इन यूज़. ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है. फ्री गुड्स का सिर्फ इस्तेमाल है, वैल्यू इन यूज़ है. आप फ्री गुड्स को वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं कर सकते. वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब इसको ट्रेड ऑफ नहीं किया जा सकता, लेन देन नहीं की जा सकती. क्या करके बताओ बाजी. अब वो नेचुरल रहा ही नहीं ना.
आपकी तो एफर्ट लग गई, वो तो मैन मेड रिसोर्स हो गया। आप थोड़ा सा समझें इस बात को। आप जब ह्यूमन एफर्ट लगा देंगे तो फिर वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है। कहां से जमीन से इतनी गंदम निकल रही है जो आज पूरी ह्यूमैनिटी को की इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करे? तो इंसान कल्टीवेट करता है ना मेरा बेटा, तो ये तो ह्यूमन एफर्ट है। सही है। तो सर वैल्यू इन यूज है, आप नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यू इन एक्सचेंज, जैसे ये फ़ोन है, इसकी वैल्यू इन एक्सचेंज है, ये पानी की बॉटल है, इसकी वैल्यू इन एक्सचेंज है, ये लैपटॉप है, इसकी वैल्यू इन एक्सचेंज है। वैल्यू इन यूज़ भी है, इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसे खरीद बेच भी किया जा सकता है। तो जो मैन मेड रिसोर्स है उसमें वो वैल्यू इन यूज़ भी होता है और वैल्यू इन एक्सचेंज भी होता है। लेकिन नेचुरल रिसोर्स में सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या है? वैल्यू इन यूज़। ये सारे पॉइंट एमसीक्यू के लिए संभाल के रखेंगे, आ जाए तो ये अब आपको याद रखना है। मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ, इसमें से की पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट आप उठा लेंगे, बाकी आपने लंबी लंबी कहानियाँ याद नहीं करनी। ट्राई टू मेंटेन अ समरी। मैं वो अभी मेरा नंबर मुझे देने में एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप सेल्फ स्टार्टर हूँ, खुद कुछ काम शुरू करें। मैं ग्रुप पे भेज दूंगा ये प्रेजेंटेशन, उसमें से काम की बातें लिख के 5-6 लाइनें अपनी तैयार करें कि भाई हमारे 2 दिन के लेक्चर का ये समाप्त है। ठीक है, लंबे लंबे पैराग्राफ, एक एक पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट, 1-2 पेज के ऊपर पूरा चैप्टर। मैं भी आखिर में आपको समरी भी भेजूंगा, पूरा चैप्टर 2 पेज पे, 3 पेज पे अलाइन हो जाए। आपका पूरा सिलेबस जो है वो 10, 15, 20, 30 पेज पे सिमटा हुआ हो। काम की बातें जब कोई जहन में आई लिखते चले गए, कोई मुश्किल एमसीक्यू है वो देख लिया। ये समरी मेंटेन नहीं करेंगे ना तो आखिर में क्या होगा पता है? आपके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। अभी तो चल रहा है आपका हनीमून पीरियड, आ रहे हैं टीचर, तफरियाँ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर एकदम ऐसे एक्सेलरेटेड पेस में आएंगे कि फिर आप बौखला जाएंगे। और फिर ये नहीं दूंगा, वो दूंगा, ये छोड़ूंगा, ये करूंगा, ये पेपर अभी नहीं दूंगा, आगे दे दूंगा, ये पढ़ूंगा, ये नहीं करूंगा। चॉइसेस पे जाओगे और जहां चॉइसेस पे गए सीए से बाहर हो जाओगे। सीए में रहना है तो चॉइसेस को कर दें खत्म, पूरे सिलेबस को गो थ्रू करें, उसको पढ़ें अच्छे से, मेंटेन करें अपना। डिटेल काम नहीं करेंगे पीआरसी के अंदर, डिटेल इवैल्यूएशन नहीं। लेकिन डिटेल इवैल्यूएशन का मतलब डिटेल डिस्क्रिप्टिव एंगेजमेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज आपको सारी होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू या तो आता है या नहीं आता। इसमें लिखना तो है ही नहीं ना, नहीं तुक्का चलो लग भी गया, कितना लगेगा? बहुत फॉर्चुनेट भी रहे तो 10 तुक्के मारेंगे आप, तो 2 नंबर का एक एमसीक्यू है। नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको फॉर्मूलाज हैं, की पॉइंट्स हैं, वो याद रखने हैं भाई। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो ऐसा कुछ जगहों पे है, लेकिन ये जो आपको ट्रिगर पॉइंट बताए जा रहे हैं, ये बातें भूल गए पेपर में बैठ के तो आप मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये इन चीज़ों की समरी मेंटेन करें, सबसे अच्छा है। उसको 1-2 बार गो थ्रू करेंगे, खुद ही चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। ठीक है ना। आगे चलिए, इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स आर द मैन मेड रिसोर्स। ठीक है, दीज गुड्स आर स्कार इन सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई। स्कार का मतलब लिमिटेड, ठीक है, वो स्कार्सिटी एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिटेड होंगे, ये उतने नहीं होंगे जिस तरह से नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी जो इंसान बना रहा है वो लिमिटेड है, जो नेचर दे रही है उसकी कोई लिमिट है? उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, वो अपनी मर्जी से जब चाहे जितना कम ज़्यादा। आजकल धूप नहीं हो रही, गर्मी तो है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, धूप नहीं है, नेचुरल फिनोमेना है। क्लाउड्स आए हुए हैं, मूनसून का सीज़न चल रहा है, बारिश नहीं हो रही, अल्लाह करे हो अच्छी आफियत वाली, लेकिन वो क्लाउड आए हुए हैं तो सूरज की रोशनी नहीं आ रही, नीचे नहीं आ रही, ऊपर तो है। ये देखो, इसके अलग ही मसाइल हैं। बालों डंडा लेके चढ़ जाना, छत के ऊपर से हटा देना बाल। बिल्कुल डिप्लीट हो नहीं सकते, हो रहे हैं। देखो एक बात सुनो भाई, ये हम एज अ रिलीजन तो हम ये कहते हैं दुनिया एक दिन ख़त्म होगी। कब ख़त्म होगी? जिस दिन इस दुनिया में रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। जो अक्लमंद नेशन है, जो अपने आप को अक्लमंद समझती है, जो टेक्नोलॉजी में आगे, वाई दे आर ट्राई टू मेक इट फाइंड डिफरेंट लोकेशंस। वो क्यों जा रहे हैं स्पेस, रॉकेट बना रहे? पागल हैं ये भाई, अपना घर है, दुनिया अच्छी, इतनी ज़बरदस्त रहने की जगह नेचर ने दी है, भी रहो। लेकिन उनको पता है भाई, आप जितना भी समझा लो ये एग्जॉस्ट होंगे रिसोर्स। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आज से 150 साल पहले दुनिया की आबादी 2 अरब थी, आज दुनिया की आबादी 8 अरब छूने जा रही है।
150 सालों में दुनिया की आबादी में पॉपुलेशन बर्स्ट आया है एकदम से। और वो क्यों आया है? दुनिया मास प्रोडक्शन पे चली गई, लेबर ज़्यादा चाहिए, फौज बड़ी चाहिए, तो उसके लिए फिर वो आज जो दुनिया में लोग हैं वो एज अ रिसोर्स है ना भाई। चाइना इतना बड़ा मुल्क है, इतनी प्रोडक्शन कर रहा है, लोग नहीं होते तो क्या होता? तो लोग रिसोर्स भी तो हैं। अब जो अच्छे मुल्क हैं वो अपने लोगों को पढ़ा लिखा के प्रोडक्टिव रिसोर्स बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर मास ऑफ अनस्किल्ड लेबर है, वो बेचारे सारे जाहिल हैं। बताओ हम अब इससे ये सोचो कि आज के टेक्नोलॉजिकल एरा के अंदर हमारे मुल्क में एक आदमी का काम क्या है पता है? उसका ये काम है, उसको वो ये काम करके अपने 5-6 लोगों को के घर को चलाता है। क्या काम है? कि वो अपने कंधे पे बोरी उठाता है या पत्थर ईंटें उठाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नहीं देखा तुमने, वो 5-5 ईंटें रस्सी से बांध के ऊपर चढ़ा रहे होते हैं, 6-6 8-8। यानी कि आज के टेक्नोलॉजिकल एरा के अंदर ये काम है उसका। जो ऐसी साइंस की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, ऐसी ऐसी मशीन्स बन गई हैं, वो बेचारा क्यों हमने अपने लोगों को स्किल्ड अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। तो जो नेशंस हैं वो जो स्पेस बना रही हैं, स्पेस शिप्स बना रही हैं, मार्स पे भेज रही हैं, इधर भेज रही हैं, ढूंढ रही हैं, सब कर रही हैं। इतने बड़े बड़े वो एरिजोना के अंदर अभी वहाँ पे फिलाडेल्फिया और इधर उधर इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स बना के लगा के ऊपर सिग्नल भेज रही हैं कि भाई कहीं से कोई सिग्नल रिसीव हो, हमें पता चले कोई और जगह पे ज़िंदगी गुजारने की है तो हम वहाँ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। वो पागल थोड़ी ना। इलॉन मस्क स्पेस एक्स बना के रॉकेट ऊपर भेज रहा है, नीचे ला रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि भाई कोई अगर स्केप आउट हो, कभी कुछ यहाँ हो गया, इसके बाद क्या ऑप्शन है? तो ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। हम सलावातें निकाल रहे, काम कुछ नहीं कर रहे, कद्दू है ना। इमाम बारगाह हो, मस्जिद हो, इमाम साहब ने जर्मनी का माइक लगाया, फ्रांस का मोबाइल, अमेरिका का मोबाइल, जेब में आईफोन, और सलावातें निकालना अमेरिका को। और भाई खुद कुछ करे, फिर जो वो करे। आप अपने काम तो करें। बाहर लैंड क्रूजर में बैठ के चले गए, गार्ड के हाथ में राइफल दिया हुआ है ना, अमेरिकन, अरे अमेरिका बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, भाई वो सब हो जाए भाई उनका। आप जो बोलो अच्छी बात है, हम उनकी फेवर में नहीं है, लेकिन खुद भी तो कुछ करो। तो खुद अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, सिर्फ जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ये है मसला। सो इकोनॉमिक गुड्स are man-made resource. These goods are scarce in supply, which require production process. That's why we have to be purchased by paying price and opportunity cost. अब वो एक मैंने बोला ना, एक पेन से लेके चाहे वो एरोप्लेन हो, उसकी आपने प्राइस पे करनी है, उसका कंसिडरेशन है, और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। समझ रहे मेरी बात? सो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इकोनॉमिक गुड्स हैव बोथ वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो इकोनॉमिक गुड्स की वैल्यू इन यूज भी है और वैल्यू इन एक्सचेंज भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नीड्स और वांट्स का कॉन्सेप्ट है, छोटा सा आसान है। नीड क्या है जी? नीड वो है, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी। नीड क्या है? अब जैसे बेसिक नीड तो ये है ना, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये वो, लेकिन आज नीड का पैरामीटर थोड़ा चेंज हो गया है। आज जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना नीड है भाई। रोड्स नहीं होंगे, अभी आप में से कोई दूर से आता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई आ रहा है मलीर से, अभी मैं रोड तोड़ दूं सारा, आप आ ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो अब ये इंटरनेट, अब ये वांट नहीं है, ये नीड बन चुकी है आज के एरा में। इलेक्ट्रिसिटी ये नीड बन चुकी है आज के एरा के अंदर। तो वैसे यहाँ तो लिखा हुआ है फूड, वाटर, शेल्टर, लेकिन आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, मस्कत है, कोयत है, तो भाई साहब ऐसी गर्मी पड़ती है, तो वहाँ एसी लगना लग्जरी नहीं है, वो नीड है उनकी भाई। वो पूरा उनके घर सेंट्रलाइज एसी होते हैं, वो हमारे घर नहीं होते। हमारे घर में 1 कमरे में, 2 कमरे में, 3 कमरे में बहुत लगा हुआ एसी लगा हुआ, वो भी देख देख के एहतियात से चलाते हैं। जो लोग लीगली बिल भरते तो बिल बहुत आता है ना यार। तो जो लीगल भर रहे हैं, जो नहीं भर रहे वो तो चलाएं, पूरे दिन रात चले, कोई मुश्किल नहीं। तो वो ये है, तो वो इलाके के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से नीड्स का पैरामीटर चेंज होता है। गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो ना, उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। शहर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, आप बताओ एक दिन के बगैर आप कैसे गुजारा करेंगे?
याद है वो एक दिन पूरे पता नहीं कुछ हुआ था कराची में, सब बंद हो गया था, है ना। मैं गया अपनी पूरी फैमिली को मैं लेकर सुबह चला गया आगा खान हॉस्पिटल। मैंने बोला भाई डॉक्टर फला फला शाम में कौन आता है, मैंने शाम का अपॉइंटमेंट लिया, बैठ गया वहाँ, अपना लैपटॉप लगाया, 2-4 क्लासें ली, बच्चे भी सुकून से बैठे रहे। भाई टेंशन फ्री, भाई नहीं चल सकते आप, कितनी देर जनरेटर घसीट घसीट के आप चलाते रहेंगे। अगर मैं अपने घर में रहता तो मैंने क्या किया, स्मार्ट एलोकेशन, 2000 का मैं पेट्रोल डालता घर में, जनरेटर में 4000 का पेट्रोल ठुक जाना था, एसी भी नहीं चलता सही से। मैं बोला भाई मैं हैदराबाद से आया, मैं तो यहीं बैठूँगा। अरे थोड़ा अच्छी आ जाए कि में बैठने की कोई जगह थोड़ी है, तो वहाँ आराम से बैठे अपना लैपटॉप चलाए, क्लास ली लगा के, टेंशन फ्री। दुनिया बोली लाइट नहीं है सर हमारे घर में, हमने बोला अभी तो टेंशन नहीं है, 2000 रुपये में हमें लाइट भी मिल गई, अच्छे से बैठे भी सुकून से। शाम में उठे, डॉक्टर को चेकअप भी करा लिया, घर आ गए, फिट है यार आप। तो ये है सर, अब ये नीड है ना, तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। अब आए डिजायर। डिजायर क्या है जी? डिजायर की ना कोई लिमिट नहीं है बॉस, वांट्स की कोई लिमिट नहीं है। वांट्स तो आप, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इसकी कोई बाउंड्री नहीं, इसको प्रिसाइज नहीं किया जा सकता ना। सो डिजायर ऑफ द सोसाइटी, दीज आर ऑफन कॉल्ड प्रिसाइज नीड्स and encapsulate the broader sense what people wish to buy। अब वो विश की तो कोई लिमिट है ही नहीं, मैं आपको जो दे दूं आपको अगले दिन उससे, क्योंकि एक नीड पूरी होती है ना, एक वांट पूरी होगी, एक ख्वाहिश पूरी होगी, दूसरी उसकी जगह लेगी। बड़ा घर हो जाए, हो गया, अब उसके अंदर अच्छी एसेसरीज हो जाए, वो हो गई। गाड़ी एक है, 2 हो जाए, सबके लिए अलग अलग हो जाए, तो इसकी तो कोई बाउंड्री ही नहीं है। कपड़े जूते रोज चेंज हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप इसको पूरा नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आया फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है, दैट व्हाट इज कॉल्ड द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई पोटेंशियली अनलिमिटेड वांट्स। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, वो चाहे हाउस होल्ड हो, वो चाहे फर्म हो, वो चाहे बोलो भाई गवर्नमेंट हो, वो सारे के सारे रिसोर्स क्या कोशिश कर रहे हैं बताइए, सब क्या कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राई टू मेक इट एलोकेट। एलोकेट करना किसे कहते हैं समझिएगा, एलोकेशन किसे कहते हैं समझिएगा। अम्मी अब्बू आते हैं घर में महीने के एंड में, अभी मंथ एंड हो रहा है ना, अब्बा अम्मा बड़ा भाई बहन जो भी आपके घर में रिसोर्स अर्नर है, जो सैलरी जनरेट प्रॉफिट जो भी पैसे लेकर आता है, वो जब पैसे ले आता है अपनी सैलरी, अपना नेशनल इनकम में से अपना कंट्रीब्यूशन लेकर आ जाता है, हिस्सा ले आता है कि भाई ये मेरे पैसे आ गए, अब वो चाहे प्रॉफिट हो, वो रेंट हो, वो सैलरी हो, तो क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। ये ले जी बच्चों की ट्यूशन फ़ी है ना, ये है घर का रेंट, ये है यूटिलिटीज़ के पैसे, ये है ग्रॉसरी, ये है एलोकेशन, इसे कहते हैं एलोकेट करना। इसी तरह मुल्क भी कर रहा है रिसोर्स एलोकेशन, इंस्टीट्यूट भी कर रहा है, किस रूम में कौन सी क्लास होगी, किस टीचर का कौन सा टाइम होगा, किस सब्जेक्ट की क्लास कितने दिन देर की होगी, किस टीचर को कितने पैसे देने हैं, कब दे, ये है रिसोर्स एलोकेशन। ये हाउस होल्ड भी कर रहा है, ये फर्म भी कर रही है, और ये गवर्नमेंट भी कर रही है, सब कर रहे हैं, फॉरेन सेक्टर भी कर रहे हैं। सो क्या है द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई पोटेंशियली अनलिमिटेड वांट्स। लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद वसाइल से कंपनसेट करने की कोशिश करना, दैट व्हाट इज कॉल्ड। अच्छा, जब हम ऐसा करने जाते हैं, सो वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी वेयर रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ वंस कॉम्पीटिंग डिमांड। जहां रिसोर्सेज में सफिशियंसी ना हो, स्कैसिटी कैसे महसूस होती है, स्कैसिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, ये बेसिकली अनलिमिटेड वांट से जुड़ी हुई है, तो ये मेजरेबल नहीं है। शॉर्टेज और स्कार्सिटी में फ़र्क है। शॉर्टेज ये जैसे है, एक चीज़ है ना भाई, इस बॉटल में और कितना पानी आ सकता है, तो ये आप मेजरेबल है, शॉर्टेज को मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्कैर्सिटी मेजरेबल नहीं है, बिकॉज ये कंपैरेटिव एनालिसिस है किसका, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स। तो वांट्स की चूंकि कोई लिमिट नहीं है तो ये मेजरेबल भी नहीं है। सो स्कैर्सिटी क्या है, वेयर रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट
टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ वंस कॉम्पिटिंग डिमांड, जब रिसोर्सेस में सफिशियंसी ना हो, रिसोर्सेस इनसफिशिएंट हो कि वो हर एक की इकोनॉमिक नीड को पूरा कर सकें। बताओ कि हमारा मुल्क इतने हमारे, खैर अब हम इतनी अक्लमंद नेशन नहीं है, हमने बहुत गलतियां की हैं, हमें डैम्स बनाने चाहिए थे, हालांकि हमारा जो एल्टीट्यूड है, हम जो जिस लेटीट्यूड या एल्टीट्यूड पे हैं हम ऐसे हैं, हमारे ऊपर इंडिया भी हमसे ऊंचा है, दुनिया तो ऐसे है ना, स्फेरिकल गोल है ना ऐसे, तो हम नीचे हैं, हम टेल है दुनिया की। तो इंडिया, चाइना, ये सारे जो मुल्क हैं, नेपाल, यहाँ दुनिया के 8 से ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, जो प्रिजर्वेंस है, आर्कटिक के बाद दूसरा बड़ा रिजर्व है यहाँ। वो सब में स्मेल्टेशन हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब वो जब स्मेल्टेशन होती है तो पानी कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा। आपके ऊपर रशिया है, आपके ऊपर चाइना है, आपके ऊपर इंडिया है, आपके ऊपर नेपाल है। बैटरी लो हो गई। चार्ज, वेयर इज द चार्जर? ओ भाई, इसका चार्जर नहीं है। चार्जर केबल, ये क्या हुआ? बंद हो गया। तो सर ये मसला है। आगे बढ़िए। ये क्या है? सुनो, स्कार्सिटी क्या है? द गैप बिटवीन लिमिटलेस वांट्स एंड द रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज। आगे चलें तो जब मैं आगे बढ़ता हूं, सो व्हेन वी हैव स्कार्सिटी वी मस्ट हैव टू मेक अ चॉइस। चॉइस क्या है? द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज बिटवीन कॉम्पीटिंग ऑल्टरनेटिव्स। मिसाल के तौर पे आप अब्बू के पास गए, अब्बू ने बोला, अब्बू वो आई कैप का ना एग्जामिनेशन फ़ी आ गया, तो पर पेपर की एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो मिसाल के तौर पे 2000 रुपये, तो मैं जो हूँ ना वो 5 पेपर दे रहा हूँ, तो मुझे 10,000 रुपये अगर आप दे देंगे और 500 रुपये दे दीजिएगा, फ़ीस भरने जो है ना वो हमें आई कैप जाना है, तो वो मैं आना जाना लगेगा। अब्बा ने बोला ठीक है। एक और भाई आ गया या बहन आ गई कि अब्बू मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, वो 10,000 या 8,000 का सही हो रहा है, तो वो आप सही करा दें। अब्बू ने बोला मेरे पास तो सिर्फ अभी 12-15 हज़ार रुपये पड़े हुए, तो क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि किसी का काम पूरा नहीं हो पाए, ना मोबाइल बन पाए, ना वो पूरे पेपर दे पाए। दोनों बद्दुआएं दें अब्बा को। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे भाई बहनों में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन उस बेचारे का फ्यूचर अटक जाएगा ना। तो रैशनल एलोकेशन क्या है? हाँ यार, पेपर देने दो, अगला महीना आएगा ना इंशाल्लाह आपका सेलफोन में सही करा दो। या चलो एक काम करो, देखते हैं, कुछ करते हैं, पहले भाई को फ़ी भरने दो, फिर तो मुझे दे दो, मैं सदर जाके सही कराऊंगा, शायद कुछ कम पैसे में होगा। सो हम रैशनल एलोकेशन करते हैं, चॉइस करते हैं बिटवीन मोस्ट अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट वांट। रैशनैलिटी तो यही कहती है, बाकी आप लड़ाई ख़त्म कराना चाहते हैं तो बराबर बराबर बांट दें। आगे आइए। उसके बाद क्या है? जैसे मिसाल दे रहा हूँ, जैसे हमारे मुल्क के अंदर नेचुरल गैस है, बताओ फ्रीक्वेंट है। अब तो खैर कुछ बेहतरी आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। सिंध में भी, पंजाब में भी कुछ नए रिजर्व्स हमें मिले हैं गैस के, तो वो लोड शेडिंग वाला एलिमेंट तो कुछ वो वैसे रात में बंद हो जाती है। क्यों बंद होती है तुम्हें पता? रात में गैस दी जाती है इंडस्ट्री को, नहीं कमर्शियल नहीं। कमर्शियल वाला काम कौन सा है? ये जो खाना पकाना, समझ रहे हो ना, खाने का काम है ना, रेस्टोरेंट्स हैं सारे, स्वीट्स वाले हैं, मिठाई वाले हैं, बेकर्स हैं, इनको चाहिए कमर्शियल यूज़ है। डोमेस्टिक यूज़ हमारा है, तो हमें कैसे देते हैं वो गैस, नेचुरल गैस? जब खाना, नाश्ते का टाइम, खाने का टाइम, रात के 10 बजे के बाद गैस अक्सर इलाकों में बंद हो जाती है। वो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसको मिलती है? इंडस्ट्री को, ताकि वहाँ प्रोडक्शन हो। भाई हमारी एक्सपोर्ट्स जुड़ी हुई है टेक्सटाइल से, उधर जाती है। सीएनजी वालों को अब मुँह नहीं लगाना है, उन्होंने बोला भाई गैस नहीं है, अब हम नहीं दे सकते आपको, और देंगे तो महंगी देंगे। तुम देखो सीएनजी पंप सारे बर्बाद हो गए, देखिए आप कहाँ, पहले किसी लाइन लगी होती थी सीएनजी पंप पे, अब पेट्रोल भरवाते हैं लोग। सीएनजी का दौर गया भाई, किसी की गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर बेकार है हुआ, थोड़े दिन में ये भी मिलना बंद हो जाएगी। अब उनको प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रहे होंगे वो,
समझ रहे मेरी बात? तो ये रिसोर्स एलोकेशन है। देखो इंडस्ट्रियल यूज में जाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिली, या डोमेस्टिक यूज में जाए। डोमेस्टिक में एक कमर्शियल यूज है और एक नॉन कमर्शियल। कमर्शियल क्या है? ये जो दुकानें है ना। और नॉन डोमेस्टिक यूज क्या है? हम लोग जो घर में करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सबकी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा। तो भाई रिसोर्स को क्या करेगी गवर्नमेंट? स्मार्टली एलोकेट करेगी। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं डोमेस्टिक का टाइम और कम कर दूं, सिर्फ खाना बनाने के लिए 2-2 घंटे दो भाई गैस, बकिया बंद करो, इंडस्ट्री को दो। क्योंकि हमारे मुल्क की आबादी दुनिया की 5वीं-6ठी बड़ी आबादी है भाई। हमें जॉब्स चाहिए, तो हमारी फैक्ट्रीज चलेंगी तो जॉब क्रिएट होगी यार। फिर आप इलेक्ट्रिक ओवन लेके चला लोगे, जॉब नहीं है लोगों के पास, और आप गैस दे दे और ये दे दो, फायदा नहीं ना कुछ। तो भाई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो अब रैशनल एलोकेशन यहां पर आता है, जो हम पहले भी बात कर चुके। आगे बढ़ेंगे। अब यहां कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। गिवन रिसोर्सेज एन अनलिमिटेड बॉन्ड, सही है। वी हैव टू चूज विच want to satisfy limited resources can be put into the various uses. Descriptive है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने की। The man has to choose the best way of utilizing scarce resources, ठीक है, to get the maximum satisfaction. Or from them made a choice between most urgent and less urgent want. The true cost of any choice we make between alternative expressed by the economists through the notion of अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक डिसीजन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, जो छोड़ा किसी एक एंगेजमेंट को एक्वायर करने के लिए। दैट व्हाट इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई जो फीस जो कुछ तुम वैल्यू फॉर मनी देखते हैं ना। आपने बोला यार मैं जो है वो लेट्स से किसी MBBS में जाऊँ या वहाँ जाऊँ, मेरी इतनी फ़ीस लगेगी, या मेडिकल से हट के मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ तो ये फ़ीस लगेगी और ये पैसे मिलेंगे, सैलरी और जो भी बेनिफिट मॉनेटरी आप फ्यूचर में। लेकिन मैं CA करने जाऊँगा यार, 5 साल लग के पढ़ूंगा, इतनी फ़ीस दूंगा, थोड़ी कम ही दूंगा ना, मुझे MCAT की तैयारी करनी ना ECAT की तैयारी करनी है, बस इंटर करा सुकून से बैठा अपनी इंग्लिश सही करूँगा, पहले बैच में जाके दाखिला दूंगा, 5 साल के अंदर इंशाल्लाह क्वालिफाई करूँगा। और तो वैल्यू फॉर मनी देखा ना, उससे सेक्रीफाइस किया तो ये एक्वायर किया ना। That what it is called opportunity cost. आगे आइए। सो यहाँ देखो लिखा हुआ है अनलिमिटेड बॉन्ड है, एक कॉन्सेप्ट मैप है। एक तरफ अनलिमिटेड बॉन्ड है, दूसरी तरफ रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उससे इस गैप, ये दो टैब बने हुए, कौन से टैब? अनलिमिटेड बॉन्ड और दूसरा क्या है? लिमिटेड। इन दोनों की वजह से बीच में क्या क्रिएट हुआ? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी की वजह से वी मस्ट हैव टू मेक इट चॉइस, द रैशनल एलोकेशन। हम चॉइस करेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट देखो ना, 2 गुड्स हैं, कौन कौन से? एक मेरिट गुड्स और एक पब्लिक गुड्स। अब ये मेरिट गुड्स क्या है और पब्लिक गुड्स क्या है, मैं यहां पर ये बात करके क्लास को हम थोड़ा सा यहां रोक देंगे। तो चॉइस क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म ऑफ द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू अपॉर्चुनिटी फॉर गॉन, या ऑप्शन फॉर गॉन। देखिए ना, 2 तस्वीरें हैं, एक में आपको हेल्थ केयर नजर आ रहा है, हॉस्पिटल, और एक में आपको क्या नजर आ रहा है? रोड्स नजर आ रहा है। अब आप अगर हेल्थ केयर पे ज़्यादा पैसा लगाएंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं मिसाल दूँ, हमने अपने मुल्क की मिसाल दें। आपने वो जो पुराने हमारे वजीर आज़म थे, पिछले वाले 4 गुजर गए ना अब तो। इमरान खान के बाद वो अनवारुल हक काकड़ साहब आए, फिर शहबाज शरीफ साहब आए, अभी फिर शहबाज शरीफ साहब आए। उससे पहले कौन थे? नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब अपने क्रेडिट पर एक चीज़ लेते हैं, और वो कहते भी, और वो गलत भी नहीं कहते, किसी हद तक सही कहते हैं कि ये मोटरवे बना है ना उन्होंने, ये जो रोड है सारा सुपर हाईवे से ऑनवर्ड्स हैदराबाद। अब वो सक्खर का एक 20 का हिस्सा रह गया, उससे आगे आप चले जाओ यार, पंजाब में ज़बरदस्त रोड्स बने। पंजाब के अंदर तो पंजाब, फिर KP के तक, वो पूरा चाइना बॉर्डर तक चले गए। मैं तो गया हूँ 2 साल पहले, तो मैं तो बाय रोड गया था अपनी गाड़ी में। ज़बरदस्त रोड्स हैं यार, मज़ा आ जाता है गाड़ी चला के यार। आपको 150-60 तो मैं अपनी सिविक पे ऐसे मार देता था, पता ही नहीं चलता था। यहाँ शहरों में तो नहीं हम चला सकते, रोड बना है, अच्छा है, ये क्रेडिट है। फिर इमरान खान साहब आए, ठीक है ना। इमरान खान साहब के दौर में आ गया कोविड, उन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया। तो जब नवाज शरीफ साहब इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे थे, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पिंडी में ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन बनवा रहे थे, तो ना एजुकेशन पे पैसा लगा, ना हेल्थ केयर पे पैसा लगा। आप समझ रहे हो? उन्होंने पैसा किस पे लगाया? इंफ्रास्ट्रक्चर। आप समझो इस बात को। सो उन्होंने दूसरी चीजों को सैक्रिफाइस किया।
इमरान खान साहब आए, कोविड आ गया, उन्होंने बोला यार ये तो ज़्यादा बड़ी थ्रेट है, हम बचेंगे तो कुछ कर पाएंगे, तो उन्होंने हेल्थ केयर पे पैसा लगाया। तो जब हेल्थ केयर पे पैसा लगाया तो क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लग पाया, एजुकेशन पे नहीं लग पाया, वो क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए आपको हेल्थ पे लगाना था। कितने मेडिकल के सेंटर्स बने नए, देखे याद है तुम लोगों को, कितने मेडिकल पे खर्चा होता था, हर घर वालों का, कितने लोग बीमार हुए, डेथ हो रही थी। अल्लाह ने तो हमें बचा लिया, हमारे मुल्क में तो बड़े मैनेजेबल हालात थे। इंडिया में कितने ख़तरनाक हालात हो गए थे, ईरान में कितने ख़तरनाक हालात हो गए थे, फ्रांस में, इटली में, देखा था इटली में। तो भाई हमारे मुल्क में तो बड़े अच्छे हालात रहे, कोई एहतियात नहीं की हमने। एक ही मास्क पड़ा होता था डाइनिंग टेबल पे, अब्बू ने भी लगा लिया, बाहर गए नमाज पढ़ के आ गए, बच्चों ने भी लगा लिया, वही लगा के घूम रहे, एक ही मास्क पहन के घूम रहे। और कहाँ पहनते थे, यहाँ इधर लगाया। अबे भूतनी के पागल कौन, बिल्कुल गले मिलने चिपक रहे, ईद पे लिपटे जा रहे, कोविड है। अबे कुछ नहीं होता, कुछ आ जा, तू भी आ कुछ। और अल्लाह का शुक्र कुछ हुआ भी नहीं, जो जिन कुछ लोगों का हुआ, अल्लाह मेरी अम्मा की मगफिरत करें, अल्लाह अम्मा की कब्र को नूर से भर दें। हालांकि मेरी अम्मा कोविड से रिकवर हो गई थी, लेकिन बस वो स्टेबिलिटी के वो उसमें कुछ, वो उनकी अपनी तबीयत भी थी नहीं, वो ऐसे इतनी एज नहीं थी, लेकिन बहरहाल अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो वो हुआ, कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ, हमारा जैसे हमारा बड़ा नुकसान हो गया, भाई अम्मा चली गई हमारी, वो कभी पूरा नहीं हो सकता गैप। तो वो है, लोगों को इंतकाल हुआ है, लेकिन वो वाले हालात नहीं है, अल्लाह का शुक्र के बड़े मैनेजेबल। उसकी वजह थी गवर्नमेंट ने भी मैनेज किया अच्छे से, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, उससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अभी है, आपको पता है। कोविड में हालांकि कारोबार बंद थे, लेकिन फिर भी किसी तरह ऑनलाइन ये वो करके इनका कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा, तो कुछ थोड़ा सा जॉब्स मिल गई, क्रिएशन आ गई, तो वो अच्छा मैनेज किया इमरान खान की गवर्नमेंट ने उस वक्त। जो तारीफ की बात है वो करनी चाहिए। नवाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अच्छा, उसके बाद से अब वो, उसके बाद से तो सभी ऐसे ही चल रहा है, ना तालीम पे पैसा लग रहा है, ना हेल्थ केयर पे लग रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ख़ास बेहतर बन पा रहा है। आप देख लें उसके बाद से जितने प्रोजेक्ट हैं, खुदा करके वो ग्रीन लाइन कराची में कंप्लीट हुआ, वो जौहर वाला जो वो प्रोजेक्ट है, वो बस वाला जो बन रहा है, वो तो उसका तो वो उधर सब ऐसे ही चल रहा है, वो बहुत बुरे हालात हैं, कहीं पे कोई काम नहीं हो पा रहा, मैनेज ही नहीं हो रहा इन लोगों से, मुल्क चल ही नहीं रहा। तो ये है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ये खुद से पढ़ लो, मैं समझा चुका हूँ, बस मैं यहाँ अब अभी रुकूंगा। स्टे अलाइन, देख लीजिए, खुद से पढ़िए, हर एक इकोनॉमिक एजेंट कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पे करता है। लड़का भी मास्क पहन के आया हुआ, कोविड की याद आ रही, क्यों पहना हुआ तुमने, क्यों पहना हुआ, ऐसे ऐसे कुछ तो वजह है, फिर भी हमेशा पहनते हो, कभी नहीं उतारते, पक्का। तुम्हें देखना हो तो क्या करें, उस पर नजर आते हो, अच्छा चलो पढ़ो पढ़ो। भाई बुक कौन सी बताऊं, स्टडी टेक्स्ट लो। अबे फातिमा क्या बोल रही है, सर प्लीज नूडल्स कौन बनाएगा, क्या मतलब, ये तुमने खानदान की चैट और ये इंस्टीट्यूट की चैट मिला दी है बाजी। बुक नहीं है बेटा, स्टडी टैक्स, स्टडी टैक्स लेना है ना, स्टडी टैक्स लेना ना। अच्छा वो कह रही गैस मत बंद करें, नूडल बनाना होता, इतने नूडल ना खा बहन, बीमार हो जाएगी। चलो भाई जल्दी पढ़ लिया। सो एप्लीकेशन क्या है, द सेटिस्फेक्शन फॉर गॉन बाय कंज्यूमिंग गुड्स, ए लेट्स से लग्जरी रादर स्पेंडिंग मनी और नेसेसिटीज, ठीक है जी। उसके बाद फर्म कैसे करेगी, रेवेन्यू फॉर गॉन बाय यूजिंग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू सप्लाई गुड, ए दैट इज सेल फोन, जैसे एप्पल है, अब एप्पल दो प्रोडक्ट बनाता है ना, क्या क्या बनाता है, एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में काम करता है और एक मोबाइल टेक्नोलॉजीज में काम करता है। तो डेफिनेटली अगर एप्पल कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए पैसे कम हो जाएंगे, अगर वो मोबाइल टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पैसे लगाएगा तो डेफिनेटली वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कम लगाएगा। वो अब वो डिसाइड करता है
कि मार्केट का साइज़ क्या है, एलोकेशन क्या है, किस चीज़ की हमारी ज़्यादा डिमांड है। तो भाई मेरा फ़ोन ज़्यादा बिकता है तो मैं फ़ोन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा और कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ पे कम करूँगा। सो ये है एलोकेशन। फिर इसी तरह गवर्नमेंट कर रही है, फिर इसी तरह नेशन की भी अपनी चॉइस होती है कि किस इंडस्ट्री पे फोकस करे। जैसे इंडिया है तो हमारा कॉम्पिटिटर भी, हमारा एनिमी भी है, हमारा अलाई भी है किसी हद में। वैसे बेहतर बात तो ये है कि गड़बड़ ख़त्म हो, भले उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो, लेकिन वो अपने मुल्क में सुकून से रहें, वरना वो हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं या हम उनको करते रहेंगे। तो फिर वो आपके पड़ोसी से जब तक आपके हालात सही नहीं होंगे ना भाई, तो ये मसाइल में आप रहोगे। वो आपको तंग करते रहेंगे, आप उनको तंग करते रहोगे। तो अगर वो हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाए, तो उनके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा है, हम भी सुकून से गुजारें। और फिर हमें बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी यार। दुनिया की आधी आबादी, आपको पता है दुनिया की आधी आबादी, दुनिया इधर झुक गई है इस तरह एक तरफ से। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, आप समझ रहे हो, ईरान, अफगानिस्तान, सारी दुनिया की आधी आबादी यहाँ रहती है। तो अगर हालात सही हो जाए तो आपको कितनी बड़ी मार्केट मिलेगी। अभी बॉर्डर बंद हुए हैं, ऐसे हमारे लिए तो अच्छा है, 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो आम बिक रहे हैं, लेकिन जो एक्सपोर्टर है उसका नुकसान हो गया नहीं हो गया, और मुल्क का अलग नुकसान हो गया, क्योंकि बॉर्डर बंद है, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, ईरान का बॉर्डर बंद है, इंडिया से हालात अभी गड़बड़ चल रहे हैं, तो ये जो सारे फ्रूट हैं ये सब ये एक्सपोर्ट हो ही नहीं पा रहा, सब मुल्क में आ गया। इससे हमें तो 100 रुपये कम मिल रहा है, लेकिन मुल्क को जो अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है उसका। अभी चेरी हमारी एक्सपोर्ट होती है, लीची एक्सपोर्ट होती है, ये सब एक्सपोर्ट वाले आइटम हैं। तुम क्या करोगे साले लीची और चेरी खा के, गरीब हो। ये एक्सपोर्ट वाले आइटम है, महंगी चीज़ें हैं, ये महंगे फ्रूट्स हैं, ये बाहर भेजे, लेकिन बॉर्डर बंद है, पूरी दुनिया बंद है, अभी कहाँ भेजें भाई। तो भाई वॉर रुकेगी तो बिजनेस चलेगा ना, वॉर रुकनी चाहिए। तो ये है भाई, बस ये आज यहाँ टेक्स्ट बुक की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दें, आप ग्रुप बना लें, मैं भेज दूंगा, ग्रुप बनाइए, मैं स्टडी टेक्स्ट भी दे दूंगा, प्रैक्टिस MCQs भी दे दूंगा, ये नोट्स भी दे दूंगा, ग्रुप बनाइए। मैं अपना नंबर बोले दे रहा हूँ, पेन कहाँ गया, 33333128881। ये चलता क्यों नहीं है, पेन से चलेगा। ये नंबर है जी, लिख लें, ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। ट्रिपल 333128881। मैं क्यों नहीं दूंगा, आप ग्रुप बनाएंगे तो दूंगा बाजी, घर आके तो नहीं दे सकता हर किसी को। अब वो मुझे कल से 4-5 मैसेज आए, सर मोहम्मद ज़ीशान। ठीक है, तो ये नोट्स वोट्स सब आप ही के लिए मेरा बेटा।